Today's topic is about motion of a charged particle in a magnetic field. In the last few lectures, we have learned that whenever a charged particle moves in a magnetic field, it experiences a magnetic force. अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, एक तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखा था, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, where q represents the magnitude of charge that is moving in the magnetic field, v represents the velocity of moving charge, b represents how strong the magnetic field is, or in other terms it represents the magnetic flux density, and this angle theta in sine of theta represents the angle between velocity of moving charge and the magnetic field. So the other thing we learned to find about this magnetic force was its direction, and this direction could be easily calculated by applying the Fleming's left hand rule, which looked something like this. तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से कि मेरे पास क्रॉस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये जो चार्ज है मेरे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बना के मूव कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मेरे पास कुछ इस तरह है, और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जिस फील्ड में ये मौजूद है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर B है, तो मेरा क्वेश्चन ये कि इस पॉजिटिव चार्ज पे लगती हुई मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है. तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल सा है कि अभी हम पढ़ के आए कि मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा. और आप कहेंगे क्योंकि ये मेरे पास एंगल थीटा जो है वो 30 के इक्वल है, तो मैं मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल कर दूं क्यू वी बी साइन ऑफ 30 के. तो इस अप्रोच के मुताबिक हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो इक्वल होगी क्यू वी बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2, बिकॉज साइन 30 इज इक्वल टू 1/2. अब आप यहीं पे ठहर जाइए और देखें कि क्या मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की. क्या मेरे पास ये जो एंगल है ये 30 डिग्रीज ही आना चाहिए था. इसको एनालाइज करें तो आंसर है कि ये एंगल मेरे पास 30 नहीं आना चाहिए था, ये मैंने गलत किया है. अब उसकी सिंपल सी वजह ये है कि जो मैंने 30 डिग्री का एंगल दिया था ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था. अब आप लॉजिकली सोचें कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेज हैं, यानी कि बिल्कुल पेज के अंदर जा रही हैं और आपकी स्क्रीन से 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, तो आप एक बात नोट करें कि आपका चार्ज पार्टिकल जिस तरह मर्जी मूव करे, इस तरह जाए, इस तरह जाए, इस तरह जाए, द एंगल बिटवीन the velocity of charged particle and the magnetic field in this example is always going to be 90 degrees. अब ऊपर जो मैंने बात बताई है उसको मैं एक 3D डायग्राम से एक्सप्लेन करने लगा हूं. ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है, यानी कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मेरे पास कुछ इस तरह आ रही हैं और इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रही हैं. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि इनटू द पेज है, यानी कि ये इस पेज को 90 डिग्री क्रॉस करके चीरती हुई नीचे से कुछ इस तरह निकलेंगी, यानी कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन है. अब आप एक बात नोट करें कि अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेज है, अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, यानी कि सपोज मेरा पहली दफा जो चार्ज पार्टिकल था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो आप देखें कि इस चार्ज पार्टिकल और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान जो एंगल होगा वो आपके पास 90 डिग्री बनेगा. अगर लेट्स से कि मेरा चार्ज पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा था, तो अगर आप इसको 3D सोचें तो देखिए ये जो एंगल होगा आपके पास ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा. और अगर मैं सपोज मेरा चार्ज पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज बनेगा, क्योंकि सारी की सारी हॉरिजॉन्टल सरफेस ही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो मेरा चार्ज पार्टिकल उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 90 डिग्रीज ही बनता है.
यानी कि ऊपर वाली एग्जांपल में जब मैंने लिखा कि मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होती है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा के, तो क्योंकि अब आप एक बात नोट करें, क्योंकि हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रही है या इनटू द पेज जा रही हैं, ये हमारा चार्ज पार्टिकल चाहे इस डायरेक्शन में मूव करे, चाहे इस डायरेक्शन में मूव करे, चाहे इस डायरेक्शन में मूव करे, हमारे पास ये जो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, that is always going to be 90 degrees given that the surface our charged particle is moving on is perpendicular to the magnetic field or the magnetic field is into the page, or in other cases even if it is out of the page, because even if it is out of the page it is still making a 90 degrees angle with the horizontal surface. तो इस केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का करेक्ट मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 क्योंकि हमारे पास 1 होता है तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यू वी बी के इक्वल। अब सपोज अगेन ये जो येलो क्रॉस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। अब लेट्स से कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि इनिशियली इस मैग्नेटिक फील्ड में राइट साइड पे मूव कर रहा था, वेलोसिटी इसकी राइट साइड पे थी। अब क्योंकि ये मेरे पास एक चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है भी परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब क्योंकि ये ऐसे प्लेन पे मूव कर रहा है जिस प्लेन का एंगल या जिस सरफेस का एंगल मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जो थीटा होगा ये 90 होगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स मेरे पास लग रही होगी क्यू वी बी के इक्वल। और इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को अलाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो कि इस केस में है इनटू द पेज, और अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को हम अलाइन करेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो थंब पॉइंट करेगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है जो कि हमारे थंब की डायरेक्शन होती है वो ऊपर की तरफ है। तो अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इस तरह लगेगी। अब इनिशियली तो हमारा चार्ज राइट की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगी है, यानी कि ऊपर की तरफ एक उसको पुश मिला है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और वो जो मेरा पार्टिकल होगा चार्ज वो फुल राइट जाने के बजाय, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ धक्का मिला है या ऊपर की तरफ से पुश मिला है, फोर्स मिली है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होके कुछ इस तरह हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ लगेगी? तो आंसर है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन गलत है। तो अब असल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम अगेन फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इनटू द पेज है, यानी कि अपने इंडेक्स फिंगर को मैं अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूंगा, लेकिन जब मैं अपनी मिडिल फिंगर को अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉइंट करूंगा तो अब मेरे लेफ्ट हैंड का जो थंब होगा वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यानी कि अब जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो मेरे पास इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि इस केस में जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी के तो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगी। अब ऑब्वियसली क्योंकि चार्ज को इस डायरेक्शन में धक्का मिल रहा है, तो अब ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी या अगेन थोड़ी सी ये जो नई फोर्स लग रही है उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हो सकता है कि जब मेरा चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है थोड़ी टिल्ट होके ऊपर की तरफ चली जाए, राइट। अब क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अगेन चेंज हो गई है मेरे पास, तो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अब जब मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो मेरे पास जो नई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह आएगी कि ये मेरे पास इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इंडेक्स फिंगर होगी, और मेरे पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मैं अपनी मिडिल फिंगर को पॉइंट करूंगा, तो मेरे पास जो थंब होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि मेरी जो न्यू मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कुछ इस तरह लगेगी। तो अब क्योंकि अगेन लेफ्ट की साइड पे फोर्स लग रही है तो अगेन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि जब मेरा चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो वो ऊपर नहीं बल्कि थोड़ा सा फोर्स लगने की वजह से
इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और अब अगर मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी। और चलता चलता जब मेरा चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाने से हमें पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है। अगेन फोर्स लग रही है, अगेन एक्सेलरेशन होगी, अगेन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। इस पॉइंट पे जब हमारा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। और अगेन मैग्नेटिक फोर्स उसकी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम अगेन फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे और उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इस पिंक एरो की डायरेक्शन में ही होगी। तो फिर अगेन हमारे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा फोर्स की वजह से और उसकी वेलोसिटी फोर्स की तरफ, जिस तरफ फोर्स लग रही है उसकी तरफ थोड़ी सी टिल्ट होगी और इस पॉइंट पे हमारा चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और इस डायरेक्शन में अगेन आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कुछ इस तरह लग रही होगी। और फिर अगेन क्योंकि हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन दोबारा चेंज होगी। और सबसे मजे की बात कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल अगेन इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो बिल्कुल वो अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की तरह, जिस तरह हमारी वेलोसिटी इनिशियल जिस डायरेक्शन में थी राइट साइड पे, हमारा चार्ज पार्टिकल दोबारा घूम के जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी कि हमारा चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करके दोबारा इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो अगेन उसकी वेलोसिटी जो होगी हमारे पास राइट साइड पे होगी। तो जिस तरह मैंने बताया कि जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज और उस सरफेस पे आप कोई भी चार्ज मूव कराते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। पीछे जो मैंने एग्जाम्पल कराई थी उसकी मेरे पास एनिमेशन मौजूद है कि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा थ्रू आउट 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज की जगह आउट ऑफ द पेज हो तब भी हमारा चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ही फॉलो करेगा। एंड इवन इफ वी हैव अ नेगेटिव चार्ज इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ माइट चेंज। Instead of clockwise, it might start going anti-clockwise. However, it will still move in a circular path. तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हम किसी भी चार्ज को जब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो कि इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज हो तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मैस को एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस केस में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है? तो आंसर ये कि इस केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर ये जो चार्ज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q है, इसकी वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपके पास b के इक्वल है, तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो q v b के इक्वल है। आगे साइन थीटा की भी टर्म आती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास थीटा इस केस में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, इसलिए मैं फॉर्मूला सिर्फ q v b लिख रहा हूँ। और हमें पता है कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसका मास m हो और उसकी वेलोसिटी आपके पास v के इक्वल हो, जिसका रेडियस आपके पास r के इक्वल हो, तो ऐसे केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है मास टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है वो ये कि ये mv स्क्वायर ओवर r ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है मगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड होती है वो तो सेम रहना चाहिए। लेकिन इस केस में तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, क्या हम फोर्स को जब लगाएंगे तो हमारे चार्ज की स्पीड बढ़नी नहीं चाहिए, यानी कि फिर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन ही नहीं फॉलो होगी। तो इसका लॉजिकल आंसर ये है कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होता है हर पॉइंट पे। और ये प्रिंसिपल हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन एवर फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड आर परपेंडिकुलर द वर्क डन इज जीरो।
और इस केस में अगर देखें तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मूव्ड होगा, और वेलोसिटी और फोर्स क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब है कि हमारे चार्ज पे जब कोई वर्क ही नहीं हो रहा, कोई एनर्जी ही नहीं उसको ट्रांसफर हो रही, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर। अगर एनर्जी ही नहीं ट्रांसफर हो रही तो काइनेटिक एनर्जी ही नहीं बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ही नहीं बढ़ेगी तो हमारे मास की जो स्पीड होगी, हमारे जो चार्ज की स्पीड होगी, वो हमारे पास सेम रहेगी। अब ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, और ये बात हमेशा ट्रू होती है। बेशक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज हो भी ना, बेशक एक एंगल पे लग रही हो, बेशक हम क्यू वी बी साइन थीटा करके निकाल रहे हो, लेकिन वो जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दें, वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं कर सकती। खैर, मैं अब वापस ऊपर वाले फॉर्मूला की तरफ जाने लगा हूं कि mv² यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास इक्वल होगी QVB के, राइट। mv² इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स विच इज QVB। अब दोनों साइडों पे वेलोसिटी है तो मैं एक v को दूसरे v से कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा mv/r इज इक्वल टू Q टाइम्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब अगर मेरे पास एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q है और उसको मैंने एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जो कि इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज है और उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है, और जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v है और मास m है, तो मैं अपने चार्ज पार्टिकल का उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास जो रेडियस हो जाएगा, अगर मैं रेडियस को उधर ले जाऊं और क्यू बी को इधर आके डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है उसका फॉर्मूला आ जाता है mv डिवाइडेड बाय QB के इक्वल। So in order to solidify what we have learned so far, I have a question in front of me which says a moving charge of magnitude 1 into 10 to the power minus 6 coulomb or 10 microcoulomb enters and exits a magnetic field with magnetic flux density of 0.1 Tesla, and Tesla is the unit of magnetic flux density, and this magnetic field is into the page as shown in diagram. So the first question says determine whether A is positively charged or not. So basically हमें एक चार्ज पार्टिकल का पाथ गिवन है कि वो इस तरह जा रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन हमें पाथ गिवन है और हमें यही बात फाइंड करनी। तो पहले जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर मूव कर रहा था, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बाउंड्री को मैंने येलो से लेबल किया हुआ है, जब हमारा ये चार्ज पार्टिकल इससे बाहर था तब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही थी, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा चार्ज इस पॉइंट पे पहुंचा या जैसे ही उसने मैग्नेटिक फील्ड को एंटर किया तो उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हुई। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमारे चार्ज पे या तो ऊपर की तरफ लग सकती है या नीचे की तरफ लग सकती है, दो ही केसेस हो सकते हैं। लेकिन इस केस में कि हमें पता है कि सर्कुलर पाथ जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये हमारा चार्ज पार्टिकल मूव किया है, इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको जो मैग्नेटिक फोर्स चाहिए वो ऊपर वाली, क्योंकि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती तो हमारा चार्ज ऊपर के बजाय नीचे की तरफ बेंड होता, जो कि हरगिज नहीं है। क्योंकि वो ऊपर की तरफ बेंड हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ लगी है। तो अब अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, एंड वी नो कि जो हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताता है ऑन पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है। लेकिन अगर जो हकीकत में हमारे पास फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ है, जबकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऊपर की तरफ बता रहा है फोर्स, इसका मतलब है कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है। तो इस केस में जब हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं कि हम सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को इनटू द पेज पॉइंट करते हैं, अपनी मिडिल फिंगर को राइट साइड पे पॉइंट करते हैं, तो हमारे पास जो थंब होता है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करे तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। तो वेरी क्लियरली इस केस में भी हमारे पास ऊपर की तरफ ही फोर्स लग रही है, यानी कि ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेमी सर्कुलर आर्क को पूरा करके वापस मैग्नेटिक फील्ड को एस्केप कर रहा है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कि इफ ए वेयर ए इज द मूविंग चार्ज,
has a mass of 1 gram and velocity of 10 meters per second. Find the radius of its semicircular path. हमें पता चल गया कि semicircular path क्यों, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में इतनी जगह नहीं थी कि वो पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता। लेकिन अच्छी बात ये कि इस सेमीसर्कुलर पाथ का वही रेडियस होगा जो कि उस सर्कुलर पाथ का होता गिवन कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती कि हमारा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो सकता होता। लेकिन बेशक हमारा सर्कल अभी आधा पूरा हुआ है, लेकिन उसका रेडियस तो वही रहेगा जो कि कंप्लीट सर्कल का होता है। यानी कि अभी भी रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ फाइंड करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि mv²/r इज इक्वल टू QVB। अगेन v और v कट हो जाएगा और हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी mv/r इक्वल्स टू QB। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में रेडियस को फाइंड करना है तो मैं r को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा और QB को इधर ले आऊंगा और मेरे पास जो रेडियस का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा mv डिवाइडेड बाय QB। अब मुझे मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, चार्ज भी पता है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी पता है, तो मैं सिंपली वैल्यूज पुट करके रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ फाइंड कर लूंगा जो कि इक्वल है मास जो कि मेरे पास 1 ग्राम है या 1 × 10⁻³ किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो कि मेरे पास है 1 × 10⁻⁶ कूलम मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि मेरे पास थी 0.1 टेस्ला। तो मेरे पास जो रेडियस आया है मीटर्स में उसकी वैल्यू है 10⁵ मीटर्स। अभी जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 10⁵ मीटर बहुत बड़ा रेडियस आ गया। वो इस वजह से है क्योंकि मैंने ये जो वैल्यूज ली थी मैंने फुल क्वेश्चंस के लिए रैंडम वैल्यूज एज्यूम की थी, तो मेरे पास इसीलिए रेडियस जो है वो काफी बड़ा आ गया। नॉर्मल क्वेश्चंस में आपके पास ये रेडियस कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर्स तक हो सकता है।